सो हेलो एवरीवन, फाइनली जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के जो एग्जामिनेशन हैं वो नेक्स्ट मंथ से चालू हो रहे हैं और उस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने का। नाउ अभी इसी सीरीज़ में हमने यहाँ पे और इसी से रिलेटेड हमने एक सीरीज़ अब चालू करी है जिसमें हम 10 अटेम्प्ट के सारे पेपर्स के सोल्यूशन, सभी शिफ्ट के फिजिक्स और मैथ्स के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे इस चैनल पे। तो उसी सीरीज़ में हम आज करने वाले हैं 24 जैन का शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम मैथ्स का पेपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ शिफ्ट 1 का 24 जैन का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है a traveling wave is described by equation y as function of x and t, meaning displacement and time, equal to 0.05 sine of 8x minus 40 meter. The velocity of wave is what if all the quantities are in SI unit। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ax माइनस ओमेगा टी, कैन बी प्लस और माइनस बोथ, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव कैन बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पे हमें पता है कि वेव वेलोसिटी जो होता है वो होता है ओमेगा बाई के। सिंपली यही फॉर्मूला आपको लगाना है और यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ओमेगा है और क्या के है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो मीनिंग ऐसा भी याद रख सकते हैं कि v इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t जो है वो है हमारा 4 और कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो है हमारा 8। यहाँ आ जाएगा 4/8 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज़ नथिंग बट 1/2 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज़ नथिंग बट 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज कैरिंग करंट I, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन इट्स एक्सिस इज। तो यहाँ भी हमारा सोल्यूशन जो है वो काफ़ी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I/2r फॉर अ कॉइल, जहाँ पे r उस कॉइल का रेडियस है और I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। नाउ अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट है फॉर अ करंट कैरिंग लूप, मान लीजिए ऐसा कुछ, यहाँ समथिंग ये पॉइंट P पे, तो यहाँ डिस्टेंस अगर ये मेरा x है, इसके थ्रू जो करंट है वो I है, रेडियस अगर r है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस जो दिया जाता है वो होता है μ0I इंटू आर स्क्वायर बाई 2r² प्लस x² रेस टू 3/2। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो r है वो रेडियस भी है और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी वही है, और यहाँ पे करंट जो है वो 1 एम्पियर है। एक्चुअली दिस इज नॉट I, ये 1 एम्पियर है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा b एट एक्सेस एज μ0I/r² बाई, यहाँ पे x जो है दिस इज नथिंग बट r, तो उसको रिप्लेस करेंगे यहाँ। तो अल्टीमेटली हमारे पास फर्दर आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ r² रेस टू 3/2। तो हमारा फाइनली आ जाएगा μ0I/r² अपॉन 2 इंटू 2r² रेस टू 3/2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे μ0I/r² अपॉन 2 इंटू 2 रेस टू 3/2 इंटू r³। अब यहाँ कैंसिलेशन अगर करें तो इससे ये पावर कट जाएगा, यहाँ नीचे एक r बच जाएगा, और फाइनली हमारा b एट एक्सेस फॉर दिस केस आ जाएगा μ0I/2 रेस टू 5/2 इंटू r। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी क्वेश्चन में पूछा है बाय सेंटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो बेसिकली b सेंटर बाय b एक्सेस चाहिए हमें। यहाँ हम इक्वेशन 1/2 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर μ0I/2r इंटू 2 रेस टू 5/2 r डिवाइडेड बाई μ0I। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, μ0I गेट कैंसिल, r गेट कैंसिल, और हमारा जो टर्म है वो आ जाएगा 2 रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 2 रेस टू 5/2 माइनस 1 विच इज़ 2 रेस टू 3/2। तो 2 रेस टू 3/2 जो होता है वो होता है √2 का क्यूब, मीनिंग 2√2। तो 2√2 इज़ टू 1 हमारा आंसर है।
कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस, द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ A6 क्या है? यहाँ जो सबसे पहला न्यूक्लियाई है वो है 84 एटॉमिक नंबर एंड 218 मास नंबर। फिर उसमें एक अल्फ़ा डीके हुआ है तो A1 मिला है। फिर उसके बाद एक बीटा नेगेटिव हुआ है तो A2 मिला है। फिर उसके बाद गामा डीके हुआ है तो वो A3 मिला है। फिर उसके बाद अगेन अल्फ़ा डीके तो ये A4 मिला है। फिर उसके बाद बीटा प्लस हुआ है तो A5 मिला है। और फिर लास्टली गामा हुआ है तो A6 मिला है। अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा नेगेटिव गामा और बीटा पॉजिटिव के बारे में पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा डीके अगर किसी एलिमेंट का हो रहा है, मान लीजिए एक्स इसके एटॉमिक नंबर मान लेते हैं कुछ स्मॉल a, मास नंबर b मान लेते हैं। तो अल्फ़ा डीके अगर इसका हो रहा है तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एटॉमिक नंबर में। तो इसका जो अल्फ़ा डीके के बाद एलिमेंट आएगा वो हमारा आएगा एटॉमिक नंबर में 2 का रिडक्शन और मास नंबर में 4 का रिडक्शन। सेम वे बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर रिमेन्स एज इट इज़, मतलब ये ऐसा बन जाएगा। प्लस गामा में क्या होता है कि गामा में वो एलिमेंट एज इट इज़ आ जाता है, मीनिंग मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। और बीटा प्लस में जो होता है वो ये कि एटॉमिक नंबर 1 से घट जाता है और मास नंबर एज इट इज़ रहता है। तो बस अब यहाँ हमें प्लस माइनस का खेल है, प्लस माइनस करेंगे और उसके बाद हमें आंसर मिलने लग जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट केस में अगर मैं A1 की बात करूँ तो A1 क्या है, उसमें वो अल्फ़ा डीके से आया है। तो मतलब यहाँ पे 4 का रिडक्शन और यहाँ पे 2 का रिडक्शन, मतलब A1 वुड बी सिंपली A ऑफ 82 टू 214। सेम वे A2 जो है वो A1 का बीटा रिडक्शन है। बीटा में क्या होता है कि मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो बीटा में क्या होता है कि मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो इसलिए A2 में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 83A और मास नंबर एज इट इज़ विच इज़ 214। नेक्स्ट अभी A3 में जो है वो गामा हो गया तो A3 सेम एज A2। गामा में मास नंबर एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम तो A3 सेम हो गया। अभी अगेन अल्फ़ा डीके हुआ है तो A4 जो है वो इस पे होगा तो मास नंबर 2 से रिड्यूस और एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर 2 से रिड्यूस और एटॉमिक नंबर 4 से रिड्यूस, ऐसा। तो ये हमारा A4 हो गया। फिर A5 जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें बीटा प्लस डीके हो गया है। और बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उसका मास नंबर एज इट इज़ रहता है और एटॉमिक नंबर 1 घट जाता है। तो ये 80 हो जाएगा। तो नाउ A5 के लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक बीटा पॉजिटिव डीके हुआ है, इसका मतलब उसमें क्या होगा कि मास नंबर एज इट इज़ रहने वाला है और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 80 हो गया। नाउ अब यहाँ हमें फाइनली A6 पे आ जाएंगे हम। A6 हमने क्या देखा, यहाँ पे ये गामा से है तो A6 इज सेम एज A5। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा एटॉमिक नंबर एज 80 एंड मास नंबर एज 210। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर पहला क्या दिया है, मास नंबर, हाँ, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वेट ऑफ अ बॉडी एट अ सरफेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन, द वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज व्हाट। तो यहाँ हमें ग्रेविटी एट हाइट 3200 पर क्या होगा वो निकालना है। तो हमें पता है GH इज नथिंग बट G इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मालूम है। तो यहाँ पे हमें वेट के लिए क्या मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मास इंटू ग्रेविटी एट हाइट h इंटू mg इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो 3200 है विच इज़ कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम यहाँ बाइनोमियल अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो हमें एक्चुअली यही वाली क्वांटिटी चाहिए mgh, h मीन्स विच इज़ मास इनटू ग्रेविटी एट हाइट h। तो बेसिकली उसको वेट एट हाइट h लिख लेते हैं हम। यहाँ पे वेट mg जो है वो ऑलरेडी गिवन है 18 न्यूटन द सर्फेस ऑफ अर्थ, r स्क्वायर विच इज़ 6400 डिवाइडेड बाई 6400 प्लस 3200, और ये होल स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं, दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर ही था। तो ये 18 हो गया, 6400 डिवाइडेड बाई 9600 और ओवरऑल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये सब कैंसिल आउट, और ये 16 से जाएगा 4, 16 6, अगेन 2 से जाएगा, तो हमारा फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा 18 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, इट्स लाइक 18 इंटू 4/9। अब यहाँ भी कैंसिलेशंस हो जाएंगे, 9 2s, 4 इंटू 2 इज़ लाइक 8। तो अल्टीमेटली उस बंदे का वेट जो हाइट 3200 किलोमीटर पे है वो हो जाएगा 8 न्यूटन। तो अल्टीमेटली आंसर है हमारा 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन है, जो नए टाइप ऑफ MCQs अभी आजकल आ रहे हैं जेई में, उनमें से एक। तो यहाँ देखते हैं, लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। सो assertion is photodiodes are preferably operated in reverse bias condition for light intensity measurement. Okay. Then reason दिया है the current in the forward bias is more than the current in the reverse bias for PN junction diode. तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रीज़न है वो तो करेक्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट करेक्ट है, और फोटोडायोड आर प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन फॉर हाई, और जो असर्शन है वो क्या है, फोटोडायोड आर प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट, ये भी सही है। बट ये जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन होगा बिकॉज डिप्लीशन रीजन बिकम्स वाइडर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला है? तो लेट्स सी, ए जो है वो तो आउट हो गया, बी फॉल्स एंड ट्रू, तो ये तीनों आउट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन जो बच रहा है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और रीजनिंग असर्शन टाइप का ही क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ है, यहाँ पे कि इफ़ अ ब्रूस्टर एंगल ऑफ लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, देन ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज π/2 माइनस थीटा बी। ओके, तो इसको हम अभी ब्रूस्टर्स लॉ से चेक करेंगे, बट स्टेटमेंट 2 पहले पढ़ लेते हैं। So the Brewster's angle for light propagating from glass to air is tan inverse of mu g, where mu g is refractive index of the glass. So in the light of the above statement, choose correct answer from the given below statements. Choose correct answer from the options given below. तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले ब्रूस्टर्स लॉ होता क्या है। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है कि when light falls on any transparent medium, तो ये मान लीजिए हम एक नॉर्मल बना रहे हैं, यहाँ पे एक लाइट ऐसे आ रही है। तो when light falls on any transparent medium, some part is reflected and some part is refracted, and the angle between the reflected and refracted rays is 90 डिग्री। ये बोला गया है। तो अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मान ले और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, और ये जो है ये हमारा रिफ्रैक्शन अगर मान लें, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जो है वो 90 होगा। ये होता है ब्रूस्टर्स लॉ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा बी बोला है, और यहाँ जो है ये भी थीटा बी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आ रहा है कि थीटा बी प्लस 90 प्लस आर इज़ 180, क्योंकि ये नॉर्मल का स्ट्रेट लाइन बना रहे तीनों एंगल, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा थीटा बी प्लस आर इक्वल्स 180 माइनस 90 विच इज़ नथिंग बट 90, ऐसा टर्म आ गया। अब हमें ये पता है
इस स्नेल्स लॉ से इसको मान लेते हैं ये एयर है, फर्स्ट केस में इट इज़ गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ये म्यू ए लिख लेते हैं और ये म्यू जी लिख लेते हैं। तो भाई स्नेल्स लॉ हमें क्या मिलेगा, स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है, जिस मीडियम से जा रहा है, तो जिस मीडियम में जा रहा है दैट इज ग्लास, इट वुड बी म्यू जी अपॉन म्यू ए एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आई, यहाँ पे एक्चुअली थीटा बी है, इसको मैं थीटा बी भी लिख सकता हूँ। और इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि आर जो है वो है 90 माइनस थीटा बी, अल्टीमेटली दिस इज लाइक 90 माइनस थीटा बी, तो साइन 90 माइनस थीटा इज लाइक कॉस थीटा, और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके ये राइट साइड में ये म्यू जी अपॉन म्यू ए है, अभी हम यहाँ पे फाइनली हमें मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ देखते हैं, तो साइन ऑफ थीटा बी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो थीटा बी इज गोइंग टू बी सिंपली tan इनवर्स ऑफ म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो ये है हमारा पोलराइजिंग एंगल। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था द एंगल ऑफ लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, देन द ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज पाई बाई 2 माइनस थीटा बी, तो हमें तो थीटा बी ये आ गया। अब केस 2 देखते हैं, तो ये जो हमने सॉल्व किया ये केस 1 है, सेम वे अब केस 2 अगर देखें, केस 2 में क्या हो रहा है कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ये ग्लास टू एयर, इसमें क्या हो रहा था, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसमें क्या होगा, इट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा कुछ। यहाँ जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ऐसा। तो ये हमारा जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको मैं ऐसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो है ये अगेन थीटा, ये जो एंगल है इसको आई डैश कुछ मान लेते हैं, सेम वे ये भी आई डैश होगा बाय लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ दिस एंगल शुड बी 90 डिग्रीज, ऐसा। नाउ अगेन दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके नाउ इवन हियर हमें केस मिल रहा है कि आई डैश प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ऑब्वियसली आई डैश प्लस 90 प्लस आर इज़ 180, तो सिंपली हमारा आई डैश प्लस आर आ जाएगा 180 माइनस 90 विच इज़ 90। नाउ अभी बाई स्नेल्स लॉ हम निकालते हैं, साइन ऑफ आई डैश अपॉन साइन ऑफ आर इस जिसमें जा रहा है विच इज़ लाइक एयर, तो जिसमें जा रहा है भाई जिससे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें भाई जिससे याद रखिएगा, तो उससे आपको गलती नहीं होगी कभी भी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आई डैश अपॉन वंस अगेन आर इज़ नथिंग बट 90 माइनस आई डैश, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस आई डैश, और ये हमारा हो जाएगा म्यू ए बाय म्यू जी। यहाँ हमारे पास आ जाएगा सिंपली साइन आई डैश एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस आई डैश एंड दिस इज म्यू ए बाय म्यू जी, तो अल्टीमेटली हमारा आ गया tan ऑफ आई डैश इज म्यू ए बाय म्यू जी। बट हमने ये देखा था कि tan थीटा बी वॉज म्यू जी बाई म्यू ए, यहाँ पे हमारे पास उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो उससे इससे हमें ये पता लगता है कि दिस इज़ नथिंग बट कॉट ऑफ आई डैश विच इज़ म्यू जी बाई म्यू ए, तो कॉट ऑफ आई डैश इज़ नथिंग बट tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस आई डैश, तो म्यू ए बाई म्यू जी इज़ नथिंग बट tan ऑफ थीटा बी, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस आई डैश इक्वल्स थीटा बी, अल्टीमेटली आई डैश विल गेट एज पाई बाई 2 माइनस थीटा बी। तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 जो है ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोला है, ब्रूस्टर्स एंगल फॉर लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम टैन, और ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, टैन इनवर्स ऑफ म्यू जी नहीं, इट्स लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ग्लास टू एयर के लिए इट इज़ 1/μg। ग्लास से एयर के लिए जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ 1/μg, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सा सही हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अ स्क्वायर वेव एज शोन इन द फिगर। द कैरियर वेव इज गिवन एज t as function of t as 2 sin 8 pi t volts. The modulation index is। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हमें बस सीधा फॉर्मूला लगाना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो सिंपली होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो एम्पलीट्यूड जो है वो है 1 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव यहाँ पे 2 है। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो आंसर इज 0.5। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ये हो जाएगा सिंपली 1/2। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो दिस वाज काइंड ऑफ, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आसान सा सम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एज शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट with an internal resistance of 3 ohm. The current through the resistor R4 and R5 are I4 and I5 respectively. The value of I4 and I5 are। तो अभी यहाँ पे हमें पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा? पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर ये सीरीज़, फिर पैरेलल, फिर ये सीरीज़ और फिर ये 3 ओम भी सीरीज़ में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/2 + 1/2 विच इज़ नथिंग बट 1। फिर ये सीरीज़ तो 2, फिर R4 R5 का वैल्यू 1/20 + 1/5, उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर उसका रेसिप्रोकल वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। फिर +2 और +3 जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5 8 + 20/1 + 4 5। तो अल्टीमेटली ये 4 हो गया। हमारा 12 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया है। तो हमारा आर इक्विवेलेंट जो आ गया है वो है 8 + 4 12 ओम्स। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ऑफ द एंटायर सर्किट। तो अभी यहाँ पे जो आई इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, अभी यहाँ पे जो आई इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है? V है 24, आर इक्विवेलेंट आया हमारा 12। अल्टीमेटली हो गया आंसर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर थ्रू आउट द सर्किट करंट है, ये I4 और I5 नहीं है। अभी यहाँ पे हम सीधा इस पे आ जाते हैं यहाँ, क्योंकि इधर का करंट पूछा नहीं है, इस पे भी नहीं पूछा है, इस पे भी नहीं पूछा, तो हम सीधा इधर ही आ जाते हैं। यहाँ से जो करंट एंटर करेगा वो 2 एम्पियर होगा और इधर डिवाइड हो जाएगा वो करंट। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा रेसिस्टेंस है, ये R1 R2 और यहाँ से एक I आ रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो हमारा I1 होगा वो सिंपली होगा R2 × I/R1 + R2, क्योंकि इन्वर्स रेशियो में करंट डिवाइड होता है रेसिस्टेंस के। और सेम वे यहाँ पे I2 जो होगा वो होगा R1, और सेम वे I2 जो होगा वो होगा R1I/R1 + R2। तो सिंपली हम यहाँ R4 और R5 के लिए निकाल लेते हैं। तो हमारा I4 हो जाएगा R5 × I डिवाइडेड बाई R5 + R4, और सेम वे I5 हो जाएगा R4 × I/R4 + R5। इसको ज़रा चेक करते हैं। तो हमारा ये अल्टीमेटली आएगा I4 एस R5 हमारा कितना दिया है? 5 ओम्स। करंट हमें आया है टोटल 2 एम्पियर और R4 दिया था 20। तो नीचे हो जाएगा 5 + 20 विच इज़ 25। तो यहाँ पे हमारा I4 जो है वो आ जाएगा R5 × I। R5 इज़ लाइक
5 into current is 2 divided by 20 plus 5 which is like 25. तो ये हमारा 10/25 आ गया which is like 2/5. तो I4 जो है हमारा 2/5 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें I4 2/5 है, तो हमारा आंसर हो गया ये। बिना I5 निकाले भी हम आंसर कर सकते हैं, बट फिर भी विल फाइंड आउट I5। तो I5 होगा R4 इंटू आई अपॉन R4 प्लस R5। ये वाला शॉर्टकट आप याद रखिएगा। यहाँ जो मैंने 1 2 लिखा है वो इस सर्किट के रिस्पेक्ट में नहीं है, मतलब एनी सर्किट जहाँ पे दो पैरेलल रेसिस्टर्स लगे हो R1 और R2 जिसमें करंट डिवाइड हो रहा हो I1 और I2 करके, तो उनके लिए होगा ये। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं I5। तो R4 दिया था 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अगेन 20 प्लस 5 25। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 22/25। यहाँ कैंसिलेशन होगा 5 4 5 5 और अल्टीमेटली हमारा I5 आ जाएगा टू द 8/5 एम्पियर। वही अपना ऑप्शन 3, इसमें I5 है 8/5 और I4 है 2/5। तो ये शॉर्टकट आप याद रखिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है given below are two statements. The temperature of gas is -73 degrees Celsius. When gas is heated to 527 degrees Celsius, the root mean square speed of the molecule is doubled. Okay, root mean square का जनरल फॉर्मूला जो है हमें पता। ओके, फिर स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ एक्चुअली पहले हम RMS स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं विच इज़ रूट ऑफ 3RT/m। तो इसका मतलब C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, तो यहाँ जो टेम्परेचर केस 1 में रहेगा वो होगा, मान लीजिए इसको T1 ले लेते हैं, तो वो होगा 273 प्लस -73 केल्विन ओवरऑल। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये है 200 केल्विन। सेम वे टेम्परेचर 2 जो होगा वो हो जाएगा 527 प्लस 273 केल्विन में विच इज़ लाइक 800 केल्विन। तो T1/T2 जो है वो हमारा आ जाएगा रूट ऑफ 200/800। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 4s, ultimately C1/C2 is 1/2। So this proves that C2 is twice of C1। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो रॉन्ग है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ 3/2 इंटू PV। तो 3/2 का फैक्टर भी यहाँ पे है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो रहा है इसमें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स P and Q carry equal current of 10 ampere each were kept parallel to each other at a distance 5 centimeter. Then magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1. Okay, if the distance between the wires is halved and the current in them is doubled, force F2 on 10 centimeter wire P will be। तो यहाँ पे हमें फोर्स 1 और फोर्स 2 में बस कंपैरिजन करना है, तो हमें सिंपली फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर दो पैरेलल वायर ऐसे रखे हुए हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, डजेंट मैटर, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, बस एक अट्रैक्टिव होगा और एक रिपल्सिव होगा। लाइक सेम डायरेक्शन में तो इट वुड बी अट्रैक्टिव, मीनिंग इनका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट वुड बी रिपल्सिव, मीनिंग दे वुड बी समवॉट लाइक दिस, ऐसे हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम क्योंकि रिपल करेंगे। तो उससे अभी फ़िलहाल यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 5 × 10⁻²। तो फॉर्मूला जो है यहाँ पे होता है μ0 I1 × I2 डिवाइडेड बाई 2
पाई वेयर आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। तो यहाँ अगर मैं F1 पर यूनिट लेंथ निकालूँ, क्योंकि लेंथ सेम है तो F/L इज सेम, तो यहाँ पे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R हो गया। ओके, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ और सेकेंड केस जो होगा वो F2/L विच इज़ म्यू नॉट। अब करंट जो है वो दोनों में क्या किया गया है, डिस्टेंस हाफ किया गया है, करंट डबल किया गया है, तो ये हो जाएगा 2I1 इंटू 2I2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को आधा कर दिया है तो इसको R/2 लिख देंगे हम। तो इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R इंटू ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ लाइक 8। ये हो गया F2/L, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ नथिंग बट F1/L, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो हमें मिल जाएगा F2/L इज इक्वल टू F1/L इंटू 8। तो L गेट कैंसिल, और हमें एक्चुअली यहाँ चाहिए क्या था, F2 क्या है, तो F2 जो है वो 8 टाइम्स ऑफ F1 आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है 8 टाइम्स ऑफ F1, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10/√π सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है यहाँ पे, is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The magnetic field is decreased to 0 in 0.5 seconds at a steady rate. This is a keyword यहाँ पे, steady rate. So the induced EMF in the circular loop at 0.25 seconds is. तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये स्टेडी रेट से डिक्रीज़ हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो 0.5 टेस्ला से 0 हो जा रहा है 0.5 सेकेंड्स में, तो 0.25 सेकेंड्स में वो 0.5 टेस्ला का हाफ हो जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इन 0.25 सेकेंड्स वुड बिकम 0.25 टेस्ला, क्योंकि स्टडी रेट से रिड्यूस हो रहा है, तो जितने टाइम में वो ज़ीरो हुआ है उसके आधे टाइम में वो आधा होगा। तो ये एक की फैक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ हम फैराडेज लॉ यूज़ करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, सो माइनस d∅/dt का मॉड। अल्टीमेटली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पे, ना कि एरिया, तो इसको हम लिख देंगे dB/dt इंटू एरिया। तो यहाँ EMF आ जाएगा 0.25/0.25 इंटू पाई इंटू R का स्क्वायर, यानी कि ये रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ कैंसिलेशंस करें तो ये दोनों कैंसिल, फिर पाई गेट कैंसिल, और अल्टीमेटली हमारे पास टर्म आ जाएगा EMF इज़ 0.01 वोल्ट। तो अल्टीमेटली हाँ, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो सब मिली वोल्ट में दिया है, तो इसको मिली वोल्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 मिली वोल्ट। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट 3 × 10⁵ पास्कल प्रेशर if 10% of heat supplied is used for increasing the volume by 1600 centimeter cube during this phase change, then the increase in internal energy in the process will be। तो हमें एक रिलेशन पता है कि डेल्टा Q इज सिंपली डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो ये इक्वेशन 1, यानी कि हीट गिवन इज कन्वर्टेड टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बॉडी टू इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 10% ऑफ हीट जो है, मीनिंग 10/100 ऑफ Q इज डेल्टा W, वर्क किया गया उससे, विच इज नथिंग बट P डेल्टा V। तो प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁵ इंटू डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम विच इज़ गिवन एज 1600 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब में। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Q/10
इज इक्वल टू, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 16 लाइक 4800 इंटू 10⁻⁻1, और ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 480। अब डेल्टा क्यू वुड बी, ये 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4800 जूल्स। हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज सिंपली डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू हमें पता है इस 10% ऑफ डेल्टा क्यू। डेल्टा यू वुड बी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ नथिंग बट 10/100 ऑफ डेल्टा क्यू, क्योंकि 10% ही यूज़ हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू बाई 10 विच इज़ सिंपली 9/10 ऑफ डेल्टा क्यू। अब इसको इक्वेशन अगर 2 रखें और इसको 3 रखें, तो इफ़ वी पुट 2 in 3 तो हमें डेल्टा यू मिल जाएगा 9/10 इंटू 4800 जूल्स। तभी ये कैंसिल हो गया और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 24320। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 4320 जूल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन 4 करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि कह रहा है इफ़ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस t and placed in a medium of dielectric constant k, what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बोला है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ है, अगर वो एयर में हो तो क्या होगा? तो हमें पता है कूलम्स लॉ से फोर्स जो होता है वो है 1/4πε इंटू Q1 Q2/r², और इसको अगर डाइलेक्ट्रिक के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2/r²। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नाउ फॉर एयर और वैक्यूम k इज नथिंग बट 1। अल्टीमेटली एफ एयर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r1², ऐसा लिखा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। एंड डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, एफ के ले लेते हैं इसको, 1/4πε0 k Q1 Q2r2²। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब क्योंकि सेम फोर्स बोला है, मतलब एफ एयर इज सेम एज एफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2/r2² इक्वल्स 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r1²। तो यहाँ पे R2 जो है वो दिया हुआ है D, तो वो हम देखते हैं अभी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं बहुत सारी, 4πε0 कैंसल्स, Q1 Q2 इट कैंसिल, इतनी चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में बचेगा r1² इज इक्वल टू k r2², बट r2 इज d ओवर हियर, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे हो जाएगा k d² इज r1²। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमें r1 मिल जाएगा एज रूट ऑफ k इंटू डी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है? रूट k इंटू डी, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म इज द कीवर्ड ओवर हियर, व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद टेंशन ऑफ इट्स केबल। ओके, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर of an elevator on the foot of a person standing is more than his her weight when the elevator goes down with increasing speed। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसमें एक पर्सन खड़ा है ऐसे, और ये ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट नीचे की तरफ। तो अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन बन जाएगा n -
एम जी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे n कम्स एज m कॉमन a प्लस जी, मतलब ऊपर जाते वक्त नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। एंड इफ इट इज़ गोइंग डाउन, तो डाउन के केस में क्या होगा, दिस इज़ फॉर अप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंड फॉर डाउन। तो डाउन के लिए एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। यहाँ आ जाएगा हमारा एन एस एम कॉमन जी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सेकेंड। अब ज़रा हम चेक करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन सेकेंड केस में जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ बोला है मोर देन हो रहा है, बट एक्चुअली में घट रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 जो ट्रू दिया हुआ है ऑप्शन, वो सब कैंसिल हो गए, तो ऑप्शन 2 और 3 कट। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। एन एलिवेटर गोज अप और डाउन विद यूनिफॉर्म व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस विद द टेंशन इन द केबल। तो ये करेक्ट है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली जा रहा है इसका मतलब A इज इक्वल टू जी, और उस केस में, तो अगर यूनिफॉर्मली जा रहा है तो उस केस में A इज इक्वल टू जी और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ऊपर जब जा रहे हैं लिफ्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है, नीचे जा रहे हैं तो घटता है। जस्ट लाइक ऊपर हायर, नीचे लोअर, वैसे याद रख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि कह रहा है इफ़ ई एंड के रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेक्टर ऑफ ई एम वेव्स इन वैक्यूम, देन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो 1/ओमेगा इज के क्रॉस ई। ध्यान रखिएगा, इट इज़ के क्रॉस ई, फिर के इज़ प्रोपगेशन वेक्टर एंड ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सीधा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी करते हैं, लाइक एक वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है इज़ ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग ए एंड बी, लाइक ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट से, लाइक ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए ये याद रखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 कह रहा है एज पर गिवन फिगर वेटलेस पुली P इज अटैच्ड ऑन अ डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज मासलेस विल बी इफ G वी हैव टू टेक एज 10। तो यहाँ हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सिंपली टेंशन निकालना है यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यही बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो जाएगा 4G sin 60, यहाँ पे हो गया टेंशन, यहाँ पे इसके लिए टेंशन। टेंशन जब भी बनाए तो दो तरफ एरो बनाइए, क्योंकि एक बॉडी के अवे दूसरी बॉडी के भी अवे। यहाँ पे 1 kg का कंपोनेंट आ जाएगा 1G साइन ऑफ 30 डिग्रीज, और फ्रिक्शन लेस है तो हमें वेट के कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि सिस्टम जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो इक्वेशन हमारी बनेगी 4G साइन ऑफ 60 डिग्रीज माइनस T इज इक्वल टू 4A। तो ये हो गया इक्वेशन 1। सेम वे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू साइन 60 इज़ लाइक √3/2 माइनस T इज इक्वल टू 4A। तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस T इज इक्वल टू 4A, क्योंकि हमारा इक्वेशन 1। अब हमारे पास 1 kg ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ पे लिख लेते हैं। वो है, क्योंकि अगर ये इस तरफ जा रहा है तो 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब उसमें टेंशन ज़्यादा होगा। सो इट वुड बी T माइनस 1G साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1A। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा T माइनस 10 इंटू साइन 30 इज लाइक 1/2 और A। यहाँ पे 2 से 10 कैंसिल हो गया तो 5 हो गया, तो T माइनस 5 इज इक्वल टू A। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो अभी यहाँ पे टेंशन पूछा है, तो हम करते क्या हैं कि इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे 4A का टर्म फिर निकल जाएगा। तो वो करके देखते हैं तो कितना मिल रहा है, 20√3 माइनस T इज इक्वल टू 4A
फिर t 4 टाइम्स t माइनस 20 इक्वल टू 4a। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, तो अल्टीमेटली हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ 4a गेट कैंसिल, तो अभी यहाँ पे आएगा हमारा 20√3 प्लस 20 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। फर्दर कैलकुलेशन पे यहाँ हम 20 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जगह √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5t, और फिर यहाँ 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा टेंशन का 4 इंटू √3 प्लस 1 न्यूटन में। तो अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही है 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स कॉलम का क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट, टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, मोमेंटम, इन सब के डायमेंशंस को मैच करना है। तो इसमें सबसे पहले इजी वाले हम कर लेते हैं। मोमेंटम जो है वो सिंपली मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा mL_t-1, mL_t-1 किधर है, तो d इज़ मैच्ड विथ 2। ऑप्शन में देखते हैं कोई आउट हो रहा है क्या। d 2 से 2 में है, तो 2 ऑप्शन आउट, दिस एंड दिस आउट। अभी इनमें दूसरा इजी वाला टर्म देख लेते हैं। तो वर्क फंक्शन जो है उसका डायमेंशन वर्क के होना चाहिए, मीनिंग mL² t-2। तो mL² t-2 किधर है, 1 में, तो c इज़ विथ 1। अभी देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। 2 मैच हो गए, बाकी सब में तो डिफरेंट डिफरेंट ही दिया था, ये इजी था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो हम पहले उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। वो होता है के ई विच इज़ EV0 इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज़ वर्क फंक्शन। तो अब इसको ज़रा चेक करते हैं हम, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। स्टेटमेंट पहले तो देखते हैं। A stopping potential depends only on work function of the metal, which is wrong, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। अब स्टेटमेंट बी क्या है। स्टेटमेंट बी कह रहा है द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, दिस इज करेक्ट, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना, और आइंस्टाइन के हिसाब से हर एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटोन, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन, और उतना ही ज़्यादा करंट। तो ये करेक्ट हो गया। तो अभी पहले देख लेते हैं, ए रॉन्ग है, तो ए किसमें दिया था, तो ऑप्शन 1 और 2 कट। अभी 3 और 4 बचा है क्योंकि उसमें बी करेक्ट दिया हुआ है। अभी सी देख लेते हैं, अगर सी रॉन्ग हुआ तो थर्ड हमारा आंसर होगा, क्योंकि सी रॉन्ग है तो फोर्थ कट हो जाएगा। तो लेट्स सी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये रॉन्ग ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये रॉन्ग हो गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन 3। तो अभी डी को देखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि आइंस्टाइन ने उसको एज अ पार्टिकल कंसिडर करके प्रूव किया है, तो वेव थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज़ 136 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज़ व्हाट। तो यहाँ पे हमें सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh, इस तरीके से यूज़ करना है। मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा तो वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि अगर ज़ीरो नहीं होगा तो और ऊपर जाता। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u² माइनस 2gh, और यहाँ से h हमें मिल जाएगा u² बाई 2g, और h एक्चुअली गिवन है, तो बेसिकली यहाँ से हमें u ढूंढना चाहिए। तो h जो है वो है 136 और u² बाई 2g, तो u² इज इक्वल टू 136 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 272 इंटू 10 विच इज़ 2720,
इज अवर यू स्क्वायर, इसको 1 रख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब आर मैक्स अगर निकाला हो तो इट मीन्स थीटा शुड बी 45 डिग्रीज, मतलब ये साइन 2 थीटा वाली क्वांटिटी 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो थीटा उस केस में 45 होगा। तो यहाँ हम आर मैक्स का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर हमारा है 2720 बाई 10, जी को मैं 10 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 0 गेट कैंसिल, हमारा आर मैक्स आ गया एस 272। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो देखिए ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली बनेगा, और नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूला पे भी हम अपनी संजीवनी सीरीज़ ला रहे हैं, तो उससे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। ये जो है ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 250 न्यूटन, देन द इलॉन्गेशन इन द वायर विल बी। ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको पता ही है कि यंग्स मॉडुलस इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको टेंसाइल भी बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो हो जाएगा वो होगा एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल, ऐसा। तो अभी हमें चाहिए क्या यहाँ पे? देन द इलॉन्गेशन इन द वायर। सो डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ से हमें डेल्टा एल मिल जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। अब बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फोर्स जो है वो कितना है? 250 न्यूटन। तो 250 इंटू लेंथ कितना है? 100 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी गिवन है 6.25, और वो मीटर में भी है, तो कन्वर्ट करने की भी प्रॉब्लम नहीं है। और यंग्स मॉडुलस है वो 10⁻10 है। तो अल्टीमेटली अब ये सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 625 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻⁻²। बेसिकली 6.25 का जो 10 का पावर था वो मैंने यहाँ पे 10⁻² में लिख दिया। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये तो 25 से जा ही रहा है, 25 ज़ा। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हम 10 को बस सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/25 इंटू 10⁻², ऊपर जो पावर आएगा वो आएगा 3 + 4 + 2 - 10। तो ये 4 3 7 2 9 1, इट्स लाइक 1/25 इंटू 10⁻⁻1। नाउ जब 25 से मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर कहीं पे हो रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 4 इंटू 25 आ जाएगा 100, और ऊपर 4, और ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो सिंपली 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, मीनिंग 4 मिलीमीटर। तो आंसर देखते हैं कौन सा सही है हमारा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अ होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड द डायमीटर ऑफ होल इज 5 सेंटीमीटर। When the sheet is heated to 177 डिग्री सेल्सियस द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल इज इतना, मतलब डेल्टा डी इज d इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। द वैल्यू ऑफ d विल बी दिस इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.6 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि डेल्टा d वुड बी d इंटू अल्फ़ा डेल्टा थीटा। यहाँ डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फ़ा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डी ओरिजिनल डायमीटर जो इनिशियली था। तो यहाँ पे डेल्टा डी वुड बी
d which is 5 centimeter already given, so 5 into 10 raised to minus 2 into alpha is 1.6 into 10 raised to minus 5, and change in temperature is 177 minus 27 degrees. So this would be 5 into 1.6 is like 8 into 10 raised to minus 7, and this is like 150. ये हो जाएगा 8 इंटू 15 इंटू 10 रेस टू माइनस। तो अभी 8 इंटू 15 का मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। किसी भी नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो नंबर प्लस हाफ ऑफ दैट नंबर इंटू 10। तो यहाँ पे 8 प्लस हाफ ऑफ 8 विच इज़ 4, तो 8 प्लस 4 इज़ 12 इंटू 10, सो 120 ये आ गया इंटू 10 रेस टू माइनस 6, तो ये अल्टीमेटली आ गया 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 5। अब यहाँ पे हमें चाहिए था, ये मीटर में है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 सेंटीमीटर। तो ये और ये कंपेयर करेंगे तो हमें d की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 12, हमारा आंसर है 12। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is attached with two identical springs of spring constant 20 Newton per meter, and again this is 20 Newton per meter each. The block is placed on a frictionless surface and the ends of the spring are attached to two rigid supports. See the figure, which is this one. When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes a simple harmonic motion. ऐसे जब execute करता है, the time period of oscillation is pi by root x in SI units, and the value of x is what. तो यहाँ हम सिंपली देखते हैं कि टाइम पीरियड जो है इस टाइप के SHM के लिए वो होता है 2 पाई रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट। अब यहाँ ये दोनों जो स्प्रिंग है ये पैरेलल में लगी हुई है। पैरेलल में कैसे कि बीच में ब्लॉक आया हुआ है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर स्प्रिंग्स का होता है तो वो कुछ ऐसा होता है, बीच में कुछ नहीं, बट यहाँ पे बीच में ब्लॉक है तो ये दोनों पैरेलल हो गई। तो अभी पैरेलल के लिए जो के इक्विवेलेंट है वो वैसा ही है जैसा कैपेसिटर के लिए होता है या रेसिस्टर का जस्ट उल्टा, मतलब डायरेक्ट ऐड करना है। तो K1 प्लस K2, तो इस केस में K1 इज़ 20 एंड K2 इज़ ऑल्सो 20, तो इस केस में हो जाएगा 40 न्यूटन पर मीटर। तो हम अल्टीमेटली देखेंगे यहाँ पे 2 पाई रूट ऑफ मास जो है वो दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 40, ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ 1 बाई 20। हमारा टाइम पीरियड ये हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है टाइम पीरियड है पाई बाई रूट एक्स, तो चेक करते हैं क्या वैल्यू आनी चाहिए। सो टी इज़ इक्वल टू पाई बाई रूट एक्स एंड टी इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, तो ये है 2 पाई रूट ऑफ 1 बाई 20। अल्टीमेटली अब यहाँ हम कैंसिलेशंस कर लेते हैं, पाई पाई गेट कैंसिल, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें मिल जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 20 विच इज़ लाइक 5। तो अल्टीमेटली हमारा x का आंसर आ गया एज 5। इस न्यूमेरिकल का आंसर है x इज 5। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंड विड्थ इज। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है 1/r रूट ऑफ l बाई सी, और बैंड विड्थ जो होता है वो होता है r बाई l। यहाँ पे l है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस C है और रेसिस्टेंस R है, और डेल्टा ओमेगा इज़ बैंडविड्थ, Q इज़ क्वालिटी फैक्टर। तो हमें क्या बाई क्या चाहिए, क्वालिटी फैक्टर बाई बैंडविड्थ, मीनिंग Q बाई डेल्टा ओमेगा। तो ये हो जाएगा 1/r इंटू रूट ऑफ L बाई सी इंटू 1/डेल्टा ओमेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो L बाई आर। अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो है L बाई आर स्क्वायर इंटू रूट ऑफ L बाई सी। तो ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास R है 10, V की ज़रूरत नहीं है, E है 27 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 फैरेड क्योंकि माइक्रो है, और L जो है वो है 3। तो अल्टीमेटली हमारा Q बाई डेल्टा ओमेगा आ जाएगा 3/r स्क्वायर विच इज़ लाइक 100 इंटू रूट ऑफ 3 बाई
27 इंटू 10⁻⁻6। अल्टीमेटली ये आ जाएगा 9 और 3/100 इंटू 1/√9 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे कैंसिलेशंस करेंगे तो ये 3 गेट कैंसिल और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1/10⁻1 विच इज़ लाइक 10। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है 10 सेकेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस एंड थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड to image an object placed at infinity. The radius of curvature of both the lens is 30 centimeter and refractive indices of material of both the lenses is like 1.75. Both the lenses are placed at a distance 40 centimeter from each other, which is already given in the diagram. Due to the combination, the image of object is formed at a distance x from concave lens. Meaning इससे x distance पे कुछ इमेज बन रहा है कहीं। तो x क्या है ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला और उसी से हमारा आंसर आएगा। तो पहले फॉर कॉनकेव 1/f ऑफ कॉनकेव ये हो जाएगा μ-1, म्यू है 1.75 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। 1/r1 तो इन्फिनिटी है क्योंकि प्लेन सरफेस है, -1/r2 जो कि यहाँ पे लिखेंगे हम। हाँ तो पहले जनरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला यही होता है 1/f इज μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। क्योंकि कॉनकेव का है तो ये इसका राइट साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसी तरफ है लाइट के डायरेक्शन में, इसलिए वो प्लस ही होगा। वैसे टर्म आ जाएंगे। अभी हमारे पास आएगा ये 0.75 1/∞ 0 माइनस ऑफ 1/r विच इज लाइक ये सेंटीमीटर में आ गया आंसर हमारा -0.075 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव जो है वो आ जाएगा -3/0.075। इसके ज़ीरोज़ को अगर एडजस्ट करें डेसिमल पार्ट को तो हो जाएगा 3000/75 और 75 4 ज़ा 300 टू एक ज़ीरो आ जाएगा इंटू 10 मतलब -40 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव। माइनस इंडिकेट्स इट्स अ कॉनकेव साइड। तो ये हमारा कॉनकेव का फोकल लेंथ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नाउ लेट फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट v1। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f कॉनकेव। नाउ इस केस में u जो है वो इन्फिनिटी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी यहाँ पे। तो अभी हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा 1/v1 माइनस 1/infinity एंड 1/फोकल लेंथ इज लाइक -1/40। अल्टीमेटली 1/infinity 0 तो v1 की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस जब फर्स्ट टाइम बनेगा इमेज तब आ रहा है। नाउ फॉर सेकेंड इमेज हमें लेंस फॉर्मूला लगाने पे मिलेगा 1/x - 40 माइनस 1/-80। 80 क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस ऑलरेडी इतना आया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी 40 था। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/40। अब फर्दर कैलकुलेशंस पे हमें बस यहाँ से x फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/x - 40 प्लस 1/80 इज इक्वल टू 1/40। अब 1/x - 40 इक्वल्स 1/40 माइनस 1/80। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 40 इक्वल्स 2 - 1 इज लाइक 1/80। अल्टीमेटली x - 40 इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू आ गई 120। तो ये हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो फाइनली हमने सबको सेंटीमीटर में ही रखा था तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। दैट्स आवर आंसर। यहाँ पे x - 40 इसलिए किया गया था, ओके यहाँ पे x - 40 इसलिए किया गया था क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो x ऑलरेडी मेंशन्ड है इमेज का, तो इसलिए हमें जो आया है उसको बस उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो इसलिए हमें जो v1 आया था वो उसमें जस्ट ऐड करना था, बट वो ऑलरेडी नेगेटिव था इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए वो माइनस में दिख रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg starting from rest acquires a kinetic energy of 10,000 joules at the end of fifth second. The force exerted on the body is, हमें उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो हमें पता है कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन इज सिंपली फोर्स बाय मास। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे u जो है वो ज़ीरो है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है, तो ये पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर, और s डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ वर्क जो है दैट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमारे पास मैंशनड है विच इज़ हाफ एफ टी स्क्वायर बाई एम। अल्टीमेटली वर्क हमारे पास आ जाएगा हाफ एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो फर्दर हमें यहाँ पे एफ जो है वो मिल जाएगा 2 वर्क एम अपॉन टी स्क्वायर का ओवरऑल रूट। तो एफ को एक साइड रखा, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड ले गए। अब यहाँ पे W जो है वर्क यानी वो काइनेटिक एनर्जी है, लाइक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और M जो है वो यहाँ पे मास है, और T जो है लाइक टाइम विच इज़ गिवन एज 5 सेकेंड। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू मास इज गिवन एज 2 kg और टाइम इज गिवन एट 5, तो 5 का स्क्वायर इज लाइक 25। अब ये सब कुछ रूट के बाहर जब आएगा तो ऊपर आएगा 2 इंटू 10⁻² अपॉन 25 का रूट इज़ लाइक 5। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 इज़ लाइक 0.4 इंटू 100 बिकॉज 10⁻² इज़ लाइक 100। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 40। तो हमारा फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा बॉडी वो है 40 न्यूटन। तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि कह रहा है कि a stream of positively charged particle having q by m as इतना 2 into 10⁻11 coulomb per kg and velocity v naught as 3 into 10⁻7 I cap, meaning along x-axis, is deflected by an electric field of 1.8 j kilovolt per meter. So j cap meaning y-axis. The electric field exists in the region of 10 centimeter long x direction. Due to the electric field, the deflection of the charged particle in y direction is what? तो बेसिकली जो हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो x एक्सिस में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस में j कैप में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटल 10 सेंटीमीटर तक एक्सटेंडेड है। तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा वेलोसिटी है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर वो। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज था तो इसलिए वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला पार्ट ये हमें कैलकुलेट करना है बस वाई। तो यहाँ हमें ये पता है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज आल्सो क्यू इनटू ई। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का जो टर्म है वो मिल जाएगा क्यू इंटू ई अपॉन एम। ऑल्सो वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा टर्म। तो यहाँ हमारे पास u जो है वो ज़ीरो है क्योंकि इनिशियली तो ये x एक्सिस में ही मूव कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास y जो आएगा वो आएगा हाफ इंटू ए की जगह पे क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। तो हमें यही चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये है, इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब हमें
इस इक्वेशन में सब कुछ पता है सिवाय टी के, तो टी कैलकुलेट करने के लिए वही डिस्टेंस दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 सेंटीमीटर तक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 × 10⁻⁷ है। यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 10⁻², क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया था तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 1/3 × 10⁻⁻1 एंड 7 तो -8। तो हमारे पास टी आ गया यहाँ पे इक्वेशन 2। तो हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे और y को निकालेंगे यहाँ से। यहाँ पे y जो है वो है 1/2 × Q/m × E × टाइम का स्क्वायर विच इज़ 1/3 × 10⁻⁸ सेकेंड्स का स्क्वायर। नाउ अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं Q/m की वैल्यू गिवन थी हमें 2 × 10⁻11 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1.8 किलो वोल्ट। तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और तो दिस इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू 1/2 × 2 × 10⁻11 × 1.8 × 10⁻³ × 1/9 × 10⁻⁻16 ऐसे टर्म्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 गेट कैंसल्ड और 9 से हो जाएगा 0.2। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया 0.2 × 10⁻11 14 और ये -2 का टर्म अल्टीमेटली आ गया 0.2 सेंटीमीटर। अब चेक करते हैं ऑप्शन किस में पूछा था, हमें मिलीमीटर में पूछा है। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आंसर फाइनली आ जाएगा 2 मिलीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन कह रहा है अ हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज़ लेंथ 3.14 मीटर while its inner and outer diameters are 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर है ध्यान रखिएगा, and 8 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ meters. The resistance of conductor is n into 10⁻³ ohm. If the resistivity is 2.4 into 10⁻8 ohm meter, then what is the value of n? तो ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है रेसिस्टेंस इज रो L/A. Further we can write this as rho L upon area which is like pi r1 square minus r2 square. तो फर्दर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आएगा रो की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ दिया है 3.14 और डिवाइडेड बाय पाई जिसको हम 3.14 लिखेंगे, इसी पर्पज से 3.14 लेंथ भी दिया है ताकि इजी कैलकुलेशन रहे, और रेडियस 1 मतलब आउटर रेडियस। अब यहाँ देखिए ये डायमीटर्स दिया है तो ये गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि डायमीटर दिया है तो भी हम उसको बिना पढ़े रेडियस की तरह कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर 4 के लिए रेडियस हो जाएगा 2 और 8 के लिए हो जाएगा 4। तो ये अल्टीमेटली 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। तो कुछ कैंसिलेशंस कर लेते हैं, ये 3.14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 का पावर एडजस्ट हो जाएगा 10⁻² में, और फर्दर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 16 - 4 विच इज़ लाइक 12, और ये आ जाएगा हमारा 24/12 इंटू 10⁻³ इसके डेसिमल को मैंने इधर एडजस्ट किया। अब ये कैंसिल आउट होकर 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ तो क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें चाहिए था n, और n जो है वो इससे कंपेयर करने पे हमें आ रहा है 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है assume that protons and neutrons have equal masses. प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल मासेस है। मास ऑफ न्यूक्लियन is 1.6 into 10⁻27 kg and radius of nucleus is 1.5 into 10⁻15 atomic number raised to 1/3 meaning cube root of atomic number meter. The approximate ratio of nuclear density and water density is n into 10⁻13. The value of n is what? तो ये भी लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें
सीधा यहाँ पे हमें बस डेंसिटीज़ के रेशियो चाहिए, हमें पता है डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ फर्दर हम वैल्यूज़ पुट करके डेंसिटी अगर निकालें तो वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू मास नंबर इंटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज़ लाइक 4/3 पाई आर का क्यूब, रेडियस इज़ बेसिकली दिस मच, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻15 इंटू a⁻1/3 का होल क्यूब। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 अपॉन, और इंटू ए भी है यहाँ पे जो कि ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फिर भी लिखते हैं 4 पाई इंटू, तो 1.5 का क्यूब, तो जैसा कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर हमें पता है तो वो हो जाएगा 225 विच इज लाइक 2.25 इंटू 15 फर्दर करना है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना तो उसका आधा उसमें ऐड करके इंटू 10 कर दो, इसका आधा है 1125। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बिना डेसिमल के अगर देखें तो ये हो जाएगा 5733, और डेसिमल कितने के बाद लगेगा यहाँ पे 3, सो 3.375 हो जाएगा 3.375 इंटू 10⁻⁻45 इंटू ए, क्योंकि ए का क्यूब रूट का क्यूब, अभी यहाँ पे चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, ए गेट कैंसिल, फर्दर ये 10 का पावर ऊपर जाके एडजस्ट होगा, ऊपर बन जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 18, और फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.8 इंटू 10⁻18 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 3.375, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2, अभी ये 3 से जाएगा 1.125, और ये हो जाएगा 0.4, अल्टीमेटली 0.4 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 1.125, तो ये कैलकुलेशन इंटू 10⁻18 तो है ही ऊपर। अब इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा अगर अप्रॉक्स करें तो अल्टीमेटली हमारे पास ये 3 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, जैसे लाइक 3 से ही इसको डिवाइड करना है, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.11 समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻18, क्वेश्चन में 10⁻13 बोला है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻16। अब हमें इस वैल्यू को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर लाइक 1000 लेंगे, तो हमारा फर्दर आंसर आएगा रेशियो का नियरली 11 इंटू 10⁻16/1000, तो बेसिकली 11 इंटू 10⁻13। अब यहाँ ये वैल्यू मैच हो रही है, तो n जो है वो ये वैल्यू होगा क्योंकि इंटू 10⁻13 दिया हुआ है, यहाँ फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा n का एज 11। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी टफ लगती हैं, बट हमें कभी कभी अप्रॉक्सीमेशंस करना पड़ता है, तो वो हमें प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे रैंडम नंबर्स लेके आप कैलकुलेशंस में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी रैंडम न्यूमेरिकल उठाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अप्रॉक्सीमेशन से। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड स्फीयर ए इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे समथिंग कर रहा होगा। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 5, तो इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट पी क्यू विल बी रूट ऑफ x सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू जो है स्फीयर का वो हो जाएगा 2/5 mr² प्लस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर इनटू इट्स मास, प्लस सिंपली md²।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m d स्क्वायर मीनिंग 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मास मेंशन नहीं है बट वो मोस्टली तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। फर्दर हम यहाँ पे मास कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर विच इज़ लाइक 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 भी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 10⁻², ऐसा आ गया मास कॉमन लेने से। अब यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं, ये 5 हो गया, तो m इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻2 ऐसा आ गया। तो m यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ प्लस 10⁻²। अल्टीमेटली हमारे पास टर्म जो है वो आ रहा है 0.001 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा m इंटू 0.011 ऐसा। दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ, और रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से IPQ इज इक्वल टू mk²। तो ये अगर 1 ले और ये 2 ले, अल्टीमेटली हमें आंसर आ जाएगा। तो mk² इज इक्वल टू 0.011, तो यहाँ पे m गेट कैंसिल और k की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0.011। तो ये जो रूट के अंदर है ये मीटर स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्टीमेटली अंदर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये x जो है वो इक्विवेलेंट है 110 के। हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आ जाएगा 110, विच इज़ द न्यूमेरिकल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं इस शिफ्ट के लास्ट फिजिक्स के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर्स ai प्लस bj प्लस k एंड 2i माइनस 3j प्लस 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर when 3a plus 2b is equal to 7. The ratio of a's to b is x/2, then what is x? अब we know if two vectors are perpendicular then their dot product is 0, meaning ai cap plus bj cap plus k cap का डॉट विथ 2i माइनस 3j प्लस 4k cap, तो हमें इससे मिल जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसको एज इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको 2a माइनस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0 को एज 1। एक कंडीशन और दी है कि 3a प्लस 2b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो 3a प्लस 2b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6a माइनस 9b प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 6a प्लस 4b माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे है माइनस माइनस और प्लस, तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल आउट और हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 13b, ये आ जाएगा प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू इससे आ जाएगी 2, और b अगर 2 है तो a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने से आ जाएगी। तो ईजियर इक्वेशन जो भी है से इसमें पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू a माइनस 3 इंटू 2 लाइक 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगी 1, और हमें चाहिए a टू b का रेशियो, तो a टू b इज़ नथिंग बट 1/2, और a टू b का रेशियो एक्चुअली दिया हुआ है एज x/2, x इज़ नथिंग बट कंपेयर करने पे वी आर गेटिंग एज 1। हमारा इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 1। तो इस तरीके से शिफ्ट 1 का 24 जन 2023 का जेईई मेंस का फिज़िक्स का सेक्शन हमने कंप्लीट किया।
तो आपने होपफुली इसको अच्छे से देखा होगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशंस के लिए ये काम आएगा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, प्लस आगे जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने फॉर्म भरे हैं उसके लिए। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी काम आने वाला है। तो अभी अगले वीडियो में हम मैथ्स का ही सेम शिफ्ट का पूरा पेपर सॉल्व करके आपके लिए लाएंगे, और इस सीरीज़ में हम सारे ही पेपर सॉल्व करेंगे जितने कि जैन अटेम्प्ट में आए हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, फीड कॉन्सेप्ट्स, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।